बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पेशावर आपका, बहुत शुक्रिया मेरे पेशावर के कलम कबीला और फ़न और सकाफ़त से जुड़े हुए बहुत ही खूबसूरत शायर, अदीब और फ़नकार, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट की आज की इस शाम मोहब्बत में रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, स्टेज के नामवर फिल्मसाज लिखारी मोहम्मद कबीर खान के लिए आज हम उनको खिराज अकीदत, खिराज तहसीन, खिराज मोहब्बत पेश करेंगे। आज की इस शाम मोहब्बत में उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए, खिराज तहसीन पेश करने के लिए हमारे साथ मशहूर मरूफ फ़नकार उस्मान पीरज़ादा शामिल हैं। शायर, ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर मौजूद है, अंजम हबीबी मौजूद है और इसके साथ साथ कामरान रफ़ीक यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ़नकार राशिद महमूद हैं, हमारे बातिन फ़ारूकी हैं और कबीर खान के एक दोस्त मोहम्मद आदिल भी। ये इतने बहुत से दोस्त उनकी मोहब्बत में आज मुझे ये नज़र आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि आज की शाम कवि के हवाले से एक यादगार शाम होगी। तो दोस्तों आते हैं खालिक के अर्ज़ समा के कलाम से आगाज़ करते हैं। आइए तिलावत कलाम पाक से फैज़याब होते हैं कि सआदत हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। दोस्तों आइए मुतवज्जे हो जाइए मोहम्मद कबीर खान की एक दस्तावेजी फिल्म before Nashuru 53 I left Peshawar in 61. No, the Poch मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। कहाँ से आए हो तुम? क्या करते हो? कहाँ रहते हो? तुम्हें कोई जानता है? तुम किसी को जानते हो? घर कहाँ है तुम्हारा? घर कहाँ है तुम्हारा? घर कहाँ है तुम्हारा? इस जमाने में मेरे जैसे इंसान को बेवकूफ कहते हैं, नाकाम इंसान, जो अपने घर वालों की बुनियादी जरूरतें पूरी न कर सके। हालांकि मैंने पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत की है। हाय हाय बूढ़ी नागन, आज तो बड़ी चुड़िया तेज करके जा रही है। आज तो जिसकी भी नजर पड़ी ना वो तो गया। भाई अपनी तरफ देख, कमबख्त कोई लुच्चा सड़क पर से उठाकर ले जाएगा तुझे। हाय मार डालो, कैसी लग रही है? यार के मूड में तो तू लगती है कमीनी, लगता है दफ्तर के किसी अफसर को नहीं छोड़ेगी, एक एक को डस लेगी आज तो तू। मैं लिपस्टिक ठीक कर लूं, तू भी अपना हुलिया दुरुस्त कर ले। बड़ी देर हो गई, 4 बजे के बाद दफ्तर बंद हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का स्यापा कहां से आ गया बीच में? हमारा क्या लेना देना इन चीजों से? पता नहीं,
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि इन लोगों की रजिस्ट्रेशन करो। ना तो भला हमें क्या फायदा इन चीजों का, हमें क्या करना इन गिनती विनती का। हाँ, हमारा क्या लेना देना, हमारा तो पहले ही सब कुछ बिगड़ा हुआ है। ये देख, ये कैसी है? बहुत अच्छी है। किसके लिए लेकर आए हैं आप? तेरे लिए है। ये क्यों तकलीफ की आपने? अरे पगली, जब छोटी बहन गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाती है तो भाई उसी वक्त सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये छोटी सी बहन एक दिन गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाकर खुद भी दुल्हन बनकर पराये घर की हो जाएगी। रसिया, जब तुझे सारा घर दुल्हन बनाएगा और तू ये चूड़ियां पहनेगी तो मैं एक कोने में खड़ा हुआ तुझे देखकर बहुत खुश हूंगा। मैं सोचूंगा मैंने अपनी बहन के लिए कुछ तो किया। रसिया, इसे जेवर नहीं, भाई का प्यार समझना। अस्सलाम वालेकुम चाचा। जीते रहो बेटे। कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल मोहम्मद कवी की तरह। हाँ, वो इसमें खुश है कि इसकी शक्ल मोहम्मद कवी से मिलती है। अरे उसकी भी कोई शक्ल है? सिर्फ शक्ल ही नहीं मिलती अब्बा, लोग कहते हैं स्टाइल भी मिलता है। बस एक बार ड्रामे में चांस मिल जाए फिर ये दुकान। बेटा, बाप को दुकान से बाहर निकाल के दुकान बंद करना। भाई तुम लोगों से कुछ बैद नहीं। कैसी बातें करता है बेटे, दुकान कैसे बंद होगी? दुकान के दरवाजे सांस की डोरी से बंधे हैं। जब तक सांस चल रहा है, जब तक दुकान चल रही है, और जब तक दुकान चल रही है उस वक्त तक तुम सबकी खुशियां भी चल रही है। वाह, यूं लगता है अब्बा जैसे भाई चिश्ती को मुकाम में तुम लिख कर देते हो। क्या जुमला बोला है अब्बा, कसम खुदा की। 84 के लिए एक ड्रामा लिख डालो। राहत बेटे जी, फारिग वक्त में दुकान पर बैठ जाया करो। अपने बाप को देख रहे हो ना? देख रहा हूं अपने बाप को, हर वक्त देखता रहता हूं अपने बाप को, हर रोज देखता हूं अपने बाप को। बस एक मर्तबा एक टेलीविजन के ड्रामे में चांस, फिर इज्जत, दौलत, शोहरत, कवि जूनियर के कदमों में। हमारे अब्बा का इंटरव्यू मुख्तलिफ अखबारात में। रेडियो से दिमाग खराब हो जाता है चाचा। टेलीविजन जरूर देखा करो चाचा, ड्रामा 84 जरूर देखना, सागर देखा करो, आज का खेल देखा करो चाचा, तलत हुसैन को देखा करो, शकील को देखा करो, महमूद अली को देखा करो, मोहम्मद कवी को जरूर देखता। मुझे नौकरी मिल गई, मां मुझे नौकरी। ऐसा महसूस होता है जैसे मेम साहब कोई खास लिफ्ट नहीं दे रही। नहीं तो आपके ख्याल में मेम साहब को क्या करना चाहिए? क्या वो आपके कदमों में झुककर ये कहें कि मैं आपकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ? अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हारे ख्याल में उससे मुझसे मोहब्बत है या नहीं? यार नहीं हुई तो हो जाएगी, तुम मोहब्बतों को हवा देते रहो, ये सुलगती रहेंगी और सुलगते सुलगते शोला बनकर भड़क उठेंगी। क्या समझे? समझ गया। चलो बाजार का एक चक्कर मार। नहीं, मैं मूड में नहीं हूँ, तुम जाओ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। यार बहुत जोर से मारता। ये जहाज भी मस्खरापन करते हैं हमारे साथ। बच्चों का इस्तेकबाल करने जाओ तो 24 घंटे 48 घंटे लेट पहुंचते हैं, और रुखसत हो रहे हो बच्चे तो डिपार्चर टाइम में एक लम्हा इधर से उधर नहीं होता। गए जावेद मियां फिर। जाना तो था ही उसे, वो तो तुम्हारे और मेरे ख्याल से 2 बरस का रुका बैठा रहा यहाँ। हाँ तो मैं तो हवाई जहाजों की बात कर रहा हूँ ज़ैनब। बेटे रुखसत हो रहे हो तो कैसे ठीक वक्त पर उड़ जाते। तुम्हारा दिल था कि जहाज वक्त पे ना उड़ता। अरे जिस बात का दिल होता है वो बात अब पूरी कहाँ होती है। जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहती थी उसका साथ छोड़ना पड़ा। बस इस बार हाथ मुझे छोड़ना पड़ा।
रास्ता तेरा देखेंगे ये मेरे बाबरे ने, मेरे बाबरे ने। बीते हैं जो मोहम्मद कवी खान के फ़न पर मबनी एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री देखी। मेरी ख्वाहिश है कि एक बार ज़बरदस्त एक क्लिप इस डॉक्यूमेंट्री के बाद मोहम्मद कवी खान के नाम। हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, कुछ पैगामात हैं जो हमारे वो दोस्त जो यहाँ हमारे पेशावर के या पाकिस्तान में नहीं हैं, बाहर हैं, उनके हवाले से हम चंद मैसेजेस यहाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले मैसेज की तरफ, सबसे पहले पैगाम की तरफ। और ये पैगाम किसी और का नहीं, उस दोस्त का है, उस बरखुरदार का है जिसने मोहम्मद कवी खान की गोद में परवरिश पाई, जो उनके पास पाकिस्तान से दूर रहे और आखिरी लम्हों के वो गवाह भी रहे। मैं यकीनन मैसेज सुनवाने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ मोहम्मद कवी खान के बेटे मोहम्मद अदनान कवी का। अस्सलाम वालेकुम। वालिद की हैसियत से उनका जो किरदार था वो मैं क्या बयान करूं। निहायत ही शफीक, बहुत नरम दिल, नरम लहजे में बात करने वाले और बेहद प्यार करने वाले थे। उन्हें अपने सब बच्चों से बहुत इश्क था और अपनी बेगम से सबसे ज्यादा। हमारी बहुत ही खुशगवार मेमोरीज हैं जिन्हें जो हमारा असासा है अब जिंदगी भर का। उनसे बहुत कुछ सीखा, मगर जरा बराबर भी मेरा नहीं ख्याल कि उन तक हम पहुंच पाए। अपने बचपन के किस्से ज्यादा उनसे नहीं सुने, उनके बचपन के, मगर कुछ बातें बताते थे कि कैसे वो पेशावर में उनके बुजुर्गों का एक सिनेमा था जहां ये 4-6 साल का बच्चा छुप छुप के फिल्में देखा करता था। और फिर किस तरह ईद वाले दिन मेरे दादा जो थे वो एक लड्डू ला के इनको कहते थे कि भाई ये तुम्हारे लिए है, और उसको ऊंचा कर लेते थे और ये उसके पीछे पीछे भागते थे। अपनी फैमिली में बहन भाइयों में सबसे छोटे थे, तो जाहिर लाडले भी थे। अपना बचपन जो है वो ऐसा ही गुजारा के बनना क्या है, स्ट्रगल क्या करनी है लाइफ में, क्या चाहिए उन्हें, क्या उनका पैशन है, क्या शौक है, और उन्होंने फिर उसको उस पर काम भी किया, उसको सीरियसली लिया। बहुत इज्जत कमाई उन्होंने, इतना प्यार लोगों का कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि हर शख्स उनसे कितनी मोहब्बत करता था। उनके जाने के बाद ऐसा ही महसूस हुआ जैसे आपके अपने घर का कोई फर्द, कोई बुजुर्ग अब ना रहा हो, और सब लोग इसी तरह अफसोस में थे जैसे उनकी इमीडिएट फैमिली थी। और ये लोगों का प्यार है, उनकी मोहब्बत है कि वो 80 बरस की उम्र तक लोगों में रहे, कैमरे के आगे रहे, अपना काम करते रहे, और उनको अल्लाह ने काम दिए रखा। वो बिजी रहे अपने लास्ट मोमेंट तक, और उनकी ख्वाहिश भी यही थी। उन्हें पाकिस्तान से इश्क था, बेहद मुहिब्बे वतन, अपने मुल्क से प्यार करने वाले, उसको फलता फूलता देखने की ख्वाहिश रखने वाले, और बहुत पुरुम्मीद थे, आखिरी वक्त तक पुरुम्मीद थे। उनकी सेहत ने इजाजत नहीं दी कि वो पाकिस्तान वापस आ सकते, मगर उनकी दुआएं जो थी वो सुबह शाम अपने मुल्क के लिए थी। उनका करियर था, उसको अगर देखूं तो मुझे उनका कुछ काम जिसमें दौरे जनू एक लॉन्ग प्ले था वो बहुत ही अच्छा था। फिर एक मिर्जा एंड सन
सीरीज थी, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका काम था क्योंकि वो उसमें कवि प्ले कर रहे थे, तो इट वाज़न्ट इजी। 1942 की पैदाइश थी उनकी। 7-8 साल की उम्र में पेशावर में बच्चों के प्रोग्राम में पहला पार्टिसिपेशन की, कव्वे की आवाज निकालने में काएं काएं करते थे, ये उनका पहला डायलॉग था। बहुत उतार चढ़ाव देखे, रूज और जवाल देखे, और हर तरह का अवार्ड उन्हें मिला, चाहे वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हो, सितारा इम्तियाज हो, निशान इम्तियाज हो, और लाइफ टाइम अचीवमेंट, बीटीवी अवार्ड्स, फिल्म अवार्ड्स, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें ना मिली। उनके अपने नाम का शायद एक अवार्ड भी मुल्तान में दिया जाता है। कवि साहब के बगैर टेलीविजन या स्क्रीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बहुत ज्यादा अदवार गुजरे, डेकेड्स हैं, 70 साल का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करियर, ऐसा शफाफ, ऐसा डिसिप्लिन्ड और अपने काम में भी इतनी महारत, तो उनका काम तो शायद पड़ोसी ममालिक में सिखाया जाता है एक्टिंग स्कूलों में। तो आई थिंक एनीवन वुड लव टू हैव अ करियर लाइक हिम। अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने सारी जिंदगी कभी नहीं फिक्र की रिस्क की, माश की। उन्होंने कहा जिसका काम है वो जाने, हम तो एफर्ट कर सकते हैं। और अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले थे, सब्र करने वाले थे, धीमे लहजे के मालिक थे। कभी कह नहीं मारे उन्होंने, बहुत ऊंची आवाज में ना बात की ना हंसे, और चुप रहने वाले थे, बहुत सोच के समझ के बात करते थे, और हर एक से प्यार करते थे। इश्क हकीकी की अगर बात करूं तो उनकी लाइफ को देख के मैं कह सकता हूं कि वो उस राह पे थे और काफी हद तक पहुंच भी गए थे, क्योंकि इतनी ज्यादा गवाहियां, इतने ज्यादा मोहब्बत, इतनी ज्यादा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और हम बहुत ही खुशकिस्मत और प्राउड हैं कि कवि खान की औलाद हैं, और वो बहुत बड़े आदमी थे। अल्लाह ताला उनको वली के रहमत करे और आप सबको सलामत रखे, क्योंकि उनके बाद आप सब जो हैं वो उनमें आप लोगों में वो हमें नजर आएंगे, और हमें पूरा यकीन है कि उनका फैज, उनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर इस बात को रैप अप करूं कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। दोस्तों चलते हैं अब अगले मैसेज की तरफ। ये पैगाम कनाडा ही से मौसूल हुआ है हमें। ये पैगाम एक ऐसे दोस्त का है, एक ऐसे फनकार दोस्त का है जो पेशावर का है, जिसे पेशावर से प्यार है, इस शहर से प्यार है, इसकी मिट्टी से, इसके फनकारों से, इसके शायरों अदीबों से बहुत प्यार है। और गुज़श्ता चंद ही बरसों में हमने देखा कि यहाँ इसी होटल के इस हाल में ऐसी अनगिनत तकरीबात हुई, खुसूसन उन लेजेंडरी फनकारों, शायरों के हवाले से, ड्रामा राइटर्स के हवाले से, प्रोड्यूसर्स के हवाले से जो हमसे बिछड़ गए हैं। ऐसी कई एक शामें यहाँ हमने शाम मलाल के तौर पर मनाई। एक लंबी फहरिस्त है, और वो ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट जो इदारा है, जो एक उनका एक अपना एक विज़न था, उस हवाले से उन्होंने शुरू की थी। आज भी हम उन्हीं की दावत पर आए हुए हैं। तो ये जो ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट है, इसका मुहर्रिक, इसके ऑनर, इसके सब कुछ, इसके एमडी कनाडा में होते हैं। हरचंद यहाँ खालिद खटक साहब बहुत फ़ाल, बहुत बड़ा खूबसूरत फ़नकार, लेकिन बड़ा हवाला उनका है। उनका नाम है इश्तियाक सिस्तानी, जो सब लोग जानते हैं। यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न से उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया, मेरे भी कई एक ड्रामों में काम किया, लेकिन बहुत खूबसूरत फ़नकार, बला के मोहब्बती फ़नकार, और एक ऐसे फ़नकार जिनसे जब भी मुलाकात होती है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, वो सिवाय पेशावर के और कोई बात नहीं करते। तो बहुत से हमारे दोस्त पेशावर के ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि वो पेशावर से तो बाहर चले गए हैं बामरे मजबूरी, कोई ना कोई मजबूरी लेके चली जाती है, लेकिन पेशावर उनके अंदर से नहीं जाता, किसी तौर नहीं जा रहा। 40-40 साल
पुराने दोस्त वहाँ मौजूद हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, मगर वो पेशावर ही के हैं। इश्तियाक भी उन्हीं में से एक है जिसने ये इदारा बनाया। अब इसका आगे चल के कुछ और प्रोग्राम इंशाल्लाह वो आगे मैं बताऊंगा ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट के। तो आइए सुनते हैं कि इश्तियाक सिस्तानी मोहम्मद कवी खान के बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इश्तियाक सिस्तानी है और ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट की हेड होने की हैसियत से मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ जो लाहौर से तशरीफ़ लाए, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए और हमारे पेशावर KPK की गिरनवा से यहाँ तशरीफ़ लाए। उस प्रोग्राम में वो शिरकत कर रहे हैं और कवी खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जमा हुए हैं। बज़ाते खुद तो यहाँ सब इतने बड़े बड़े फनकार हैं कि मेरी तो कोई जगह ही नहीं बनती कि मैं कवी खान साहब के बारे में कुछ बात कर सकूं। कवी साहब के साथ मेरी कुछ मुलाकातें हुई हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। बहसीत एक आर्टिस्ट कवी खान साहब का बहुत मद्दाह था और मद्दाह हूँ और मद्दाह रहूँगा। और चूँकि उनका ताल्लुक पेशावर से था तो उनसे उनसीयत और मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही थी एज ए पेशावरी होने की हैसियत से। मैं अपने तमाम सीनियर फनकारों, राइटर्स, शोरा हजरात, ख़वातीन और हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहसीत ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट की मुंतज़म मैं सबको दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस महफिल में शरीक हुए और हमारे लीजेंड फनकार कवी खान साहब को उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया और उनके बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। एक दफ़ा फिर मैं सबका मशकूर हूँ, तमाम फनकारों का, तमाम दोस्तों का और तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक सिस्तानी। आपका भी आपने देखा उनकी आवाज़ में भी वो सारा दर्द मौजूद था और मोहब्बत मौजूद थी। और अब दोस्तों ऐसे ही एक पैकेज देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ दोस्त, मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स वो शामिल हैं और उन्होंने अपने अपने पैगामात अपने दोस्त मोहम्मद कवी खान के बारे में दिए हैं। आइए अब वो सुनते और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कवी खान साहब एक ऐसा नाम कि शोबिज़ की इंडस्ट्री इस नाम के बगैर अधूरी। क्या टैलेंट, क्या शख्सियत, क्या नेचर था उनका। वो मैं कह रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सबक थे, चाहे वो एक्टिंग हो, इंसानियत हो, इखलाकियात हो। वो कवी साहब से बढ़कर शायद किसी में ना हो। कवी साहब को हमसे बिछड़े हुए चंद हफ्ते हो गए। उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मुख्तलिफ लोग सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहल ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट खालिद और इश्तियाक ने किए, जो कि जिनका ताल्लुक पेशावर से है। और मुझे ये बहुत खुशी हुई खालिद से ये सुनकर कि वो कभी खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे हैं। और मैं खुद उस इवेंट में आता, मगर मेरी मसरूफियात की वजह से मैं इवेंट पे नहीं आ सकूँगा, तो लिहाजा ये अपने कमेंट्स जो है मैंने रिकॉर्ड करके खालिद को भेजा। थैंक यू वेरी मच खालिद, इश्तियाक एंड ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आपका नाम हमेशा इस इंडस्ट्री में याद रखा जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अल्लाह ताला कभी खान साहब को अपनी जवार रहमत में जगा दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ग्रीन स्काई, खालिद खटक और इश्तियाक साहब की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एक हमारे इतने बड़े फनकार
जो हमें हाल ही में छोड़ गए कवी खान साहब, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये काम हमारी हुकूमत को करना चाहिए था, हमारे इदारों को करना चाहिए था, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। मगर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए वो अपनी दिलो जान से बढ़ के कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए खालिद खटक ने और इश्तियाक साहब ने ये एहतमाम किया है। मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं भी इसमें शिरकत करती और अपने ख़यालात का इजहार करती, मगर मेरी क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हैं और मैं इस वजह से नहीं आ पाऊँगी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये एक छोटा सा नजराना एक वीडियो की शक्ल में आपको भेज दूँ, आपकी नज़र कर दूँ। कवी खान साहब के जाने से हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कवी खान साहब की हैसियत एक बाप की सी थी और उनके जाने से हमारी इंडस्ट्री यतीम हो गई। कवी खान साहब के बारे में मैं कुछ कहना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा उनके साथ बहुत वक्त गुज़रा है और मेरे 2 ड्रामा सीरियल्स में उन्होंने काम किया था। मेरे से मुराद पेशावर टेलीविज़न के 2 ड्रामा सीरियल्स हैं, एक नौरीना और दूसरा शाखसार। दोनों के मिला के 26 एपिसोड बनते हैं और जब 26 हफ्ते आप किसी फ़नकार के साथ गुजारें और किसी बहुत बड़ी शख्सियत के साथ आप इतना वक्त गुजारें तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मैं ये मैसेज इसलिए नहीं रिकॉर्ड करा रहा कि मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, ये मैसेज मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़े फ़नकार और एक बहुत बड़े इंसान के बारे में कुछ मालूमात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो लोग जो कि फ़नकारी से वाबस्ता हैं, स्टेज, टेलीविज़न, ड्रामे से वाबस्ता हैं, तो उन्हें मेरी इन बातों से पता चलेगा कि कवि साहब में क्या खसूसियात थीं और एक फ़नकार में क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो वो आप सबको मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ़ अपनी हम्बल सबमिशंस पेश कर रहा हूँ। तो मैंने 26 हफ्तों की उस रफ़ाकत में कवि साहब में जो खूबियाँ देखी तो उनमें से पहली ये थी कि वो अवेलेबल रहते थे। वो लाहौर से आते थे, हर हफ्ते आते थे और मुझे कभी भी सेट पर उनका इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मुझे कभी भी उनके लिए किसी असिस्टेंट को या किसी फ़नकार को भेजना नहीं पड़ा कि जाओ कवि साहब को ढूंढो और पता करो वो कहाँ हैं, यहाँ सेट तैयार है, लाइटिंग हो चुकी है। तो मैंने एक दिन कवि साहब से पूछा कि मुझे आपको तलाश क्यों नहीं करना पड़ता। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसके बाद ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपके लिए हमेशा मौजूद रहूं, अवेलेबल रहूं आपको, और जिस दिन आपको मेरे पीछे किसी को भेजना पड़ गया तो बस वो मेरी कोताही होगी। तो ये उनकी अवेलेबिलिटी थी और जो कि जिसने मुझे बड़ा मुतासर किया, और वो हमेशा लाइटिंग के वक्त ही स्टूडियो में मौजूद होते थे ताकि जब काम शुरू हो तो उन्हें तलाश न करना पड़े। कवि साहब में बहुत सी खूबियाँ थी, लेकिन इस कम वक्त में कम बात ही हो सकती है। और दूसरी जो बात मुझे उनकी बहुत पसंद आई वो उनका सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी थी। एक मरतबा, कई मरतबा ऐसे हुआ कि उन्हें पेशावर टेलीविज़न से रिकॉर्डिंग ख़त्म करके रात 8:30 साढ़े 8 बजे तक उन्हें लाहौर पहुंचना होता था कि वहाँ वो किसी स्टेज ड्रामे में उनका काम होता था। तो मुझे ये हुक्म था कि मैं 5 बजे उनकी रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दूं, 6 बजे 5:30 बजे उन्हें एयरपोर्ट पे पहुंचा दूं ताकि वो 6 साढ़े 6 बजे फ़्लाइट ले लें। तो वो दिन मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता था, तेज़ी से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, फिर उसके बाद उनके लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह का, और कई मरतबा मुझे कवि साहब को ख़ुद एयरपोर्ट ले जाना पड़ा था कि ट्रांसपोर्ट, पीटीवी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार न करना पड़े।
तो मैंने देखा कि रास्ते में वो बड़ी खामोशी से बैठे रहते। वो उनकी जो एक मुस्कुराहट थी जो हमेशा उनके चेहरे पे नज़र आती थी, तो वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रहती। वो हालांकि टेंशन बहुत होती थी कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए, और लेकिन वो बड़ी खामोशी से और तहम्मुल से इस टेंशन को बर्दाश्त करते, और मुझे कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी परेशानी में हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। और तीसरी बात ये कि वो स्क्रिप्ट पर कभी भी कोई बात नहीं करते थे। एक मर्तबा उनके साथ काम करने वाली एक खातून ने आउटडोर शूटिंग के दौरान जो था वो इनकार कर दिया कि ये सारे डायलॉग आपने कवि साहब को दे दिए हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं है इसमें। तो वो बड़ी टेंशन की वजह थी। तो कवि साहब को जब पता चला तो उन्होंने कहा जी मेरे सब डायलॉग आप इन्हें दे दें और मुझे सिर्फ 1-2 लाइनें ही दे तो वो भी काफ़ी हैं। तो कवि साहब हमेशा इसी दरिया दिली का, इसी फराख दिली का और इसी ब्रॉड माइंडेडनेस का वो सबूत देते थे। और मेरे लिए हमेशा उन्होंने आसानियाँ पैदा की और कभी मुझे किसी परेशानी में मुब्तला नहीं किया, जिसकी वजह से वो आज तक मुझे याद हैं। और फिर टेलीविज़न छोड़ देने के बाद भी मेरा उनसे बहुत ताल्लुक़ रहा और मैं हमेशा उनका ताक़ुब करता रहा। जहाँ कहीं भी वो मेरे नज़दीक होते मैं उन तक पहुँच जाता। आज मैं उदास हूँ, खफा हूँ कि वो हम में नहीं रहे, और मेरी दुआ है कि खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। वो बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। खुदा उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी कोताहियाँ और गलतियाँ माफ़ करे और उन्हें खुदा गरी की रहमत करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद हसन। ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जनाब कवी खान मरहूम के लिए। ये उनकी काविश है और मैं उनके साथ हूँ। बड़ा अफसोस है इसे कहना पड़ता है कि हम अपने हीरोज़ को शायद उतना याद नहीं रखते जितना रखना चाहिए, लेकिन कभी खान में नहीं है। उनके चाहने वाले बहुत हैं और पेशावर सिंहासन का ताल्लुक़ है। कभी खान मरहूम को याद करना, उनकी खिदमत को याद करना, उसके लिए तो काफ़ी सदियाँ लगेंगी। लेकिन चलिए इस महफिल से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह सादिया और ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट ने कबीर खान साहब की याद में ये जो एक महफिल सजाई है, ये जो एक सेमिनार है, ताज़ियती रेफरेंस है, ये बहुत खूबसूरत रिवायत है जिसको बरकरार रहना चाहिए। कबीर खान साहब जैसे आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं। एक तो बहुत अच्छे परफॉर्मर और बहुत ही अच्छे इंसान। मैंने उनमें जो सादगी का, आजिज़ी का, एक इनकिसारी का जो एक पहलू पाया वो हमेशा हार्ट टचिंग था। वो हमेशा अपने से जूनियर जो आर्टिस्ट थे, जिसमें मैं थी और बहुत सारे लोग, उनके साथ बहुत काइंड रहे। उन्होंने कभी तहक्कुम नहीं जमाया अपनी सीनियरिटी का, अपने बहुत सारे तजर्बे का। फिल्म, टीवी, रेडियो, हर चीज़ से वो मुंसलिक रहे, बहुत सा काम किया, लेकिन उन्होंने उसका कभी गुरूर नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया, कभी मुकाबला नहीं किया। जूनियर आर्टिस्ट भी अगर टेंट्रम शो कर रहा है तो उन्होंने कभी उसके ऊपर भी कोई उनकी तरफ से एटीट्यूड नहीं आया। तो ऐसे अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत और आसानियाँ फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने उनको याद रखा और उनकी याद में आज बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी किया है। आई होप कि दुआए मग़फ़िरत भी उनके लिए की जाएगी। सो मेरे आपको भी बहुत सा सलाम है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। दोस्तों, किसी भी कौम के अंदर हीरोज को सराहने की आदत लोगों में हीरो बनने की ख्वाहिश पैदा करती है। मैं बड़ा मशकूर हूँ ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट वालों का, खालिद खटक साहब का, इश्तियाक साहब का, जो उन्होंने चंद दिन पहले दुनिया से रुखसत होने वाले पाकिस्तान परफॉर्मिंग आर्ट के पहले हीरो और आखिरी सांस तक हीरो रहने वाले मोहतरम मोहम्मद कबीर खान साहब के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया है। उनकी खिदमात को सराहने का बंदोबस्त किया है। उनके चाहने वालों को पुरसा देने का इंतजाम किया है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हम सब मोहम्मद कबीर खान साहब की खिदमात को सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नबीला खान है। ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट एक इवेंट पेश कर रहे हैं पेशावर में मोहम्मद कबीर खान मरहूम साहब के लिए, जो हमारे मुल्क का कीमती सरमाया थे और हैं।
और जो हमारी मुल्क की पहचान है, ये वो दौर है कि जिसमें लोग अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन हमारे जो लेजेंड हैं कबीर खान साहब को इश्तियाक सिस्तानी ने और खालिद खटक ने याद रखा। मेरे लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मोहम्मद कबीर खान साहब के साथ रहा है। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आला मुकाम। कबीर खान साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं कहूँ। इतने नफीस इंसान, इतने नफीस दिल रखने वाले इंसान, खुदा के लोगों की मदद करने वाले इंसान। मैंने उनसे सीखा कि सब्र कैसे किया जाता है। आप सेट पे आ जाते हैं, आप उनसे पैसे लेते हैं, जो टाइम आपने दिया है वो पूरा टाइम आप गुजारें, उनसे पहले उन्हें डिस्टर्ब न करें। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि जी आप पैकअप है तो आप खामोशी से चले जाएं। ये प्रोफेशनलिज्म कबीर खान साहब ने हमें सिखाया। उनके काम के बारे में मैं तो बड़ा छोटा था आदमी, उनके काम के बारे में इतनी बात कर नहीं सकता। बाकमाल फनकार थे वो, उन जैसा फनकार पैदा नहीं हो सकता, उन जैसा इंसान पैदा नहीं हो सकता। मेरी उनके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जिसने अल्लाह के इंसानों के साथ अच्छा सलूक किया, अल्लाह उसके साथ अच्छा सलूक करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबाहत बुखारी है। जो कौमें, जो लोग ने हीरोज़ को याद नहीं रखते वो जिंदा कौमें नहीं कहलाती। पेशावर में एक ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है जो कि हमारे एक लेजेंड, हमारे एक फ़नकार, एक अदाकार, जिनकी हम जितनी तारीफ़ करें कम है, जो किसी भी तारुफ के हरगिज़ मोहताज नहीं है। उनके बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल ऐसा ही होगा कि सूरज को चिराग दिखाया जाए। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद कबीर खान साहब की। मोहम्मद कबीर खान साहब एक बहुत बड़ा नाम, हमारे एक बहुत बड़े फ़नकार, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा और बहुत बड़ा हिस्सा फ़िल्म इंडस्ट्री को और हमारी शोबिज़ ड्रामा इंडस्ट्री को दिया है। ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट, खालिद खटक साहब और इश्तियाक सिस्तानी साहब उन्हें एक ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं, एक इवेंट करवा रहे हैं। इसलिए भी क्योंकि कबीर खान साहब का ताल्लुक़ पेशावर से था, तो ये कैसे हो सकता है कि पेशावर के लोग, पेशावर की मिट्टी कबीर साहब के शुक्रगुजार ना हो। कबीर साहब एक इस किस्म की शख्सियत थे कि वो बहुत ही शाइस्ता, बहुत ही प्यार करने वाले, छोटे बड़ों सबकी इज्जत करने वाले और सबको मोहब्बत देने वाले इंसान थे। उनकी मोहब्बतें जो उन्होंने हम सब में बिखेरी हैं, हम सबको बांटी हैं, वो मोहब्बतें ऐसी ही थी कि उन्हें याद रखा जाए। मरहूम कासिर ने कहा था, पहले कलमज़द, खलील रहमान कमर साहब, पहले कलमज़द कर लेना था जितनी बात ज़रूरी है। तो पहले से कलमज़द कर लें कि इतनी बात ज़रूरी है। मैंने कमर साहब को मुखातिब करके कासिर साहब को यह मिसरा पढ़ा। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का आगाज़ कमर साहब ही के एक दो शेरों से करते हैं। कमर साहब को बुला नहीं रहा हूँ, सिर्फ आगाज़ में उनके शेर से करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है मोहम्मद कबीर खान के हवाले से आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आँख के नम तक आ पहुँचा हूँ, आँख में नम तक आ पहुँचा हूँ, उसके गम तक आ पहुँचा हूँ। और शायद कवि को मुखातिब करके कहा था कि मुल्क के अदम में रहते हो ना, मुल्क के अदम में रहते हो ना, राह अदम तक आ पहुँचा हूँ, राह अदम तक आ पहुँचा हूँ। इन खूबसूरत अशार के साथ खलील रहमान कंवर के हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और चूँकि मेज़बान होने के नाते पेशावर के हवाले से एक ऐसे नाम को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, इस्तकबाल आप खुद अपना अंदाज़ा खुद कर लीजिएगा, उसको खुद तोल लीजिए कि आपको कैसा इस्तकबाल करना है। एक ऐसी फ़नकारा को जिससे ये एज़ाज़ हासिल है कि उसने रेडियो से आगाज़ किया, पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली अनाउंसर की हैसियत से, उसके बाद पश्तो, हिंदको, उर्दू के बेतहाशा बेशुमार अनगिनत ड्रामा सीरियल्स किए, अपने फ़न की धाक बिठाई। इन सारे हवालों को मद्देनज़र रखते हुए जहां उनको
आम सतह पर, पब्लिक सतह पर, तंजीमों की सतह पर बहुत से अवार्ड्स मिले। वहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया। आपकी हमारी एक बहुत अच्छी फनकारा हाल में मौजूद हैं, चूँकि मेज़बान भी हैं वो पेशावर की होने के नाते मैं सबसे पहले उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोहम्मद कवी ख़ान के बारे में अपने तासुरात पेश करें। मोहतरमा बुशरा फरोख। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कवी ख़ान एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत अजीम शख्सियत। बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं उनका कद इतना बड़ा होता है कि जब उनके लिए बात करने के लिए खड़े हो तो अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं, समझ नहीं आती कहाँ से बात शुरू करूँ। लेट 60s की बात मैं आपसे कर रही हूँ। उस वक्त चूँकि टेलीविज़न नहीं होता था, इंटरटेनमेंट का वाहिद ज़रिया रेडियो पाकिस्तान ही था। और उस वक्त रेडियो पाकिस्तान पेशावर से जो आवाज़ उभरती थी, जिस शख्स का तूती बोल रहा था पूरे पेशावर में और पेशावर से बाहर भी, उस इंसान का नाम था शेख शरीफ। और वो रेडियो के स्टाफ आर्टिस्ट थे। बहुत सारे हर ड्रामे के हीरो तो वो होते ही थे, लेकिन उनका एक मज़ाहिया प्रोग्राम होता था, बुद्धू मियाँ के नाम से वो आते थे और बहुत शोहरत की बुलंदियों को छुआ उन्होंने। और उसके बाद हिंदको का एक प्रोग्राम था कावाखाना, जिसमें लाला फिदो के नाम से उनका स्टार कैरेक्टर था और बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। वो मेरे चचा थे। शेख शरीफ मोहम्मद कवी ख़ान को साथ लेकर रेडियो पाकिस्तान गए, उनको मुतारिफ़ कराया। और मुझे उस वक्त इतना याद है, चूँकि मैं छोटी होती थी, तो उनकी बैठक में जो रात को महफ़िलें जमा करती थीं, उनमें शेख शरीफ होते थे, अहमद फराज साहब होते थे, बासित सलीम साहब रेडियो पाकिस्तान पेशावर का एक बहुत बड़ा नाम था ड्रामे का, वो होते थे, मोहम्मद कवी ख़ान होते थे। पेशावर टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम जहांज़ेब सुहेल ड्रामे के, जो इस वक्त तो दुनिया में नहीं है, वो होते थे। और इफ्तिखार ज़रीफ़ होते थे। और ये मोहम्मद कवी ख़ान और इफ्तिखार ज़रीफ़ और जहांज़ेब सुहेल, ये तीनों हमेशा ये बात करते थे कि शेख शरीफ साहब हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। उस वक्त मेरी कभी ख़ान साहब से ज़्यादा बात भी नहीं होती थी और ये पता भी नहीं था, चाय या पानी की हद तक मैं जाती थी, नीचे कहवा दे दिया, चाय दे दी। 70s में, अर्ली 70s की तरफ आऊँ तो फिर शेख शरीफ साहब की वफ़ात हो गई थी और उसके बाद मैंने रेडियो और टेलीविज़न ज्वाइन किया। कभी ख़ान साहब रेडियो में तो उस वक्त नहीं थे, शायद वो लाहौर शिफ्ट हो गए थे। जहांज़ेब सुहेल पश्तो ड्रामों के हवाले से लाहौर शिफ्ट हो गए थे। इफ्तिखार ज़रीफ़ साहब वहाँ काम कर रहे थे। फिर टेलीविज़न में मेरी कभी ख़ान साहब से मुलाकात हुई। अभी अतीया मसीदी साहब ने 2 ड्रामा सीरियल्स का नाम लिया, नोरीना और शाखसार। तो दोनों ड्रामा सीरियल्स में मुझे उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। मेरे हस्बैंड भी चूँकि पेशावर टीवी में थे, फ़रूख सैयद, जहांज़ेब सुहेल और कभी ख़ान ड्रामों में भी इकट्ठे आते थे। और वो शुरू की बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद फ़रूख भी प्रोड्यूसर हो गए, जहांज़ेब भी प्रोड्यूसर हो गए, कभी साहब लाहौर चले गए। तो कभी साहब के हवाले से जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ड्रामों में मैंने उनके साथ काम किया, लेकिन जो 2 सीरियल थी, नोरीना और नोरीना के बाद जो ख़ास सीरियल जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ वो शाखसार थी, जिसमें वो उन्होंने एक जागीरदार का किरदार अदा किया था। एक गांव के जागीरदार होते हैं और मैं दूसरे गांव की जागीरदारनी होती हूँ जिसके शोहर को उनके भाई ने कत्ल कर दिया होता है। तो वो पूरा हमारा दुश्मनी का सिलसिला 3 महीने चलता रहा, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत भी होती रही और उन्होंने बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हुई। मैं उनके सामने बात नहीं कर सकती थी, बहुत डर लगता था, इतने सीनियर आर्टिस्ट के सामने कैसे डायलॉग बोलूँगी, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई। बातें करने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि मेहमान हैं, उन्होंने भी बातें करनी है। कुछ अशार मैंने उनके हवाले से लिखे हैं। कल मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी, तो जहन में आ गए, तो मैं अशार पेश करती हूँ कि रकम करता गया इंसानियत की दास्तां हर पल, मोहब्बत बांटने वाला वो जादूगर जहाँ ठहरा, और मेरा हर लफ्ज़ छोटा उस बड़े इंसान के आगे कि जिसका जिक्र दिल में बन के एक दर्दे नेहा ठहरा। उठा एक बार जो महफिल से फिर मुड़कर नहीं देखा, उठा एक बार जो महफिल से फिर मुड़कर नहीं देखा, हमारे लाख कहने पर भी वो अब के कहाँ ठहरा। और आखिरी शेर है कि वो बालाए ज़मी हो या रहे ज़ेरे ज़मी बुशरा,
वो बालाए ज़मी हो या रहे ज़ेरे ज़मी बुशरा, हमेशा के लिए दुनियाए फ़न में जावेदां ठहरा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा मुशर्रफ, बहुत खूबसूरत खिराज अकीदत पेश किया। और अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के बुलाने जा रहा हूँ एक और हमारे दरमियान मौजूद लेजेंडरी शख्सियत, शायर की हैसियत से, ड्रामा निगार की हैसियत से, सारे हवालों से, शेर व अदब के हवालों से हमारी महफ़िलों को खूबसूरत बनाने वाले, हमारी स्क्रीन को सजाने वाले, मैं सिर्फ नाम लूँगा बग़ैर किसी तारुफ के। इस्तकबाल कीजिएगा खलीलुर रहमान कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कबीर खान साहब के हवाले से इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, मैंने कम काम किया उनके साथ, लेकिन उनकी मोहब्बतें मुझसे शदीद ज़्यादा थी। अपनी एक मेरी गज़ल है, उसके चंद अशार हैं जो मैंने अपनी कब्र का कतबा लिखा हुआ है, वो शायद उनके शायान शान है। तो आप ठीक उसी तरह महसूस कर लीजिएगा जिस तरह कल मैं मर जाऊंगा और किसी मलाल में आप बैठकर बात कर रहे होंगे। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा मैंने टेलीविज़न इंटरव्यू में, जब मैं महज फ़ैन हुआ करता था उनका, तो उनको सुना और उन्होंने कहा, वो ज़िंदगी के दरमियानी हिस्से में थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि अब हम जैसे लोगों से हमारे बच्चे कुछ सीख लें। तो बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि यहाँ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से हम ऐसे लोगों से और हमारे बच्चे सीख सकते हैं। लेकिन ये हसरत वो दिल में लिए चले गए। मैं अशार अर्ज़ करता हूँ। मैं ख्वाहिशों के अज़ाब लेकर चला गया हूँ, मैं ख्वाहिशों के अज़ाब लेकर चला गया हूँ, वो दिल वो खाना ख़राब लेकर चला गया हूँ। मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आँखें, मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आँखें, जो बच गए थे वो ख्वाब लेकर चला गया हूँ। बस एक अजल को सुना गया हूँ जो दास्तां थी, बस एक अजल को सुना गया हूँ जो दास्तां थी, मैं ज़िंदगी से हिसाब लेकर चला गया हूँ। मैं काफिलों को, और ये बहुत मौजूद शेर है उनके ऊपर, मैं काफिलों को दिखा गया हूँ निशान मंजिल, मैं काफिलों को दिखा गया हूँ निशान मंजिल, मैं रास्तों के शराब लेकर चला गया हूँ। उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूँगा, उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूँगा, मैं गर्द राह की नकाब लेकर चला गया हूँ। हमारे सामने तुम्हारे हाथ से आए हुए दो लोगों की बहुत बड़ी मिसाल है जो इतनी शुस्ता और चुस्ता उर्दू बोलते हैं। एक उनमें नाम है फिरदौस जमाल का और एक नाम है कबीर खान साहब का। मैं ठीक से और पूरे ईमान से कहूँगा कि कबीर खान वो नाम था, वो हस्ती थी जिसको सिर्फ आप बैठकर सुनते रहिए, समझते रहिए और जानते रहिए तो वो सारी कमियां जो आपके अंदर कहीं हम महसूस करते हैं पूरी हो जाएंगी। मुझे दुख है, मैं आज बैठा हुआ अपने उस्ताद पीरू से बात कर रहा था, उस्मान पीरज़ादा से। उस्ताद तो ये मेरे सारे हैं, ये मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे अगर ज़िंदगी में कभी मिसाल देना पड़ती थी कि दो कौन से प्रोफेशनल हैं जिनके सामने तुम दम नहीं मार सकते हो, तो उसमें एक खालिद भट्ट हैं और एक कबीर खान साहब थे। मैं सारी उम्र ये कोशिश करता रहा कि हिम्मत करके कभी मैं अपना आप दिखाऊं इनको, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। इतने बड़े प्रोफेशनल अल्लाह की ब्लेसिंग से कुदरत ही पैदा करती है, हम लोग नहीं कर सकते। तो मैं उनसे कह रहा था कि देखो क्या तरफा तमाशा है
कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहे, कहाँ बीमार हुए, कहाँ वफात हुई और कहाँ दफन हो गए। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती शायद ये तमाचा है हमारे मुंह में कि आज हम उनकी कब्र पर जाने जोगे नहीं हैं। काश हमने वो सब कुछ जो उनके यहाँ अंदर मौजूद था, हमने वो किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेकर लोगों को सिखा दिया होता तो आज वो चैन से अपनी मिट्टी में दफन हो गए होते। मेरी दुआ है अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और मेरी दुआ है कि मेरे पेशावर के एक्टर ये सीख लें, ये जान लें कि वो आप ही की मिट्टी से, आपके हाथ से ही उठकर आया था और उनसे हम सब ने सीखा है। थैंक यू वेरी मच। मैं अब जिस फनकार को दावत देने जा रहा हूँ उससे मेरे भी दिलो जहाँ के कई रिश्ते हैं, खुसूसन जब डॉक्टर डेनिस आइजक जो अब हम में नहीं हैं, उनका सीरियल करूबी हो रहा था जिसमें मेरे बेटे अफराज ने भी एक बहुत अहम रोल किया था, तब वो चाइल्ड स्टार था। और इनके साथ ही जब जितनी आउटडोर शूटिंग थी तो वो इनके साथ इनकी बस में ही आता जाता था बजाय हमारे साथ आने के। बहुत मोहब्बत दी समीना जी ने, उस्मान जी ने। मैं उनको गुजारिश करूँगा कि वो चंद लम्हों के लिए आएँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि इस्तेकबाल कीजिए जनाब उस्मान पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कवि ख़ान के शहर उनको खिराज तहसीन देने आए। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कवि ख़ान साहब के कौन से पहलू पे बात करूँ। ये कि वो एक बहुत ही उम्दा रिमार्केबल एक्टर थे, या वो एक बहुत ही अच्छे नफीस इंसान थे, या वो एक बहुत उम्दा दोस्त थे। कौन से पहलू पे बात करें। जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे पीछे खींच कर ले जाती है, मैं स्कूल में था जब मैंने पहली बार कवि साहब को अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल के एक ड्रामे में देखा, और उसके बाद ज़ाहिर है गाहे बगाहे उनको देखते रहे। और टेलीविज़न पर अगर आप कुछ हमारे दोस्तों को याद हो, जब टेलीविज़न की शुरुआत थी उसमें लाखों में तीन एक प्रोग्राम चलता था जिसमें कवि साहब ने डॉक्टर नो का किरदार अदा किया था, विच वॉज बेसिकली कॉमेडी लाइटर वेन के अंदर। लेकिन कवि की जो वर्सटैलिटी थी एज एन एक्टर वॉज रिमार्केबल। वो किसी भी रूप में, किसी भी किरदार में, किसी भी चीज़ में ढल जाते थे। और उनको अपने काम से एक शिद्दत की हद तक प्यार था, और वो मुझे कहते थे कि यार मैं आखिरी लम्हों तक टेलीविज़न कैमरे को या स्टेज पे आर्टिस्ट को फेस करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कि मैं इस तरह घर में बैठ जाऊँ और मैं काम करूँ। तो आखिरी दिनों तक वो काम करते रहे। जब उनको बीमारी ने इजाज़त न दी और वो यहाँ से कनाडा गए, आई स्टिल रिमेंबर जाने से 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी। वो कहने लगे मैं बस जल्दी आ जाऊँगा मैं उस्मान। एक और मोमेंट जो मुझे याद है, क्योंकि कवि साहब के साथ मेरा और समीना का बहुत काम है। हमारी अपनी प्रोडक्शंस के अंदर कवि साहब ने ख़ास तौर पर थिएटर में, मुझे याद है कि एक मेरे वालिद का प्ले है नवाब साहब टिबला। वो प्ले इनवाइटेड था दिल्ली में ड्रामा स्कूल के फेस्टिवल में, और उससे पहले हमारा अपना लाहौर में एक फेस्टिवल था, वो आ रहा था। सो आई वॉज कास्टिंग दैट प्ले। तो मैंने सोचा कि ये जो नवाब का रोल है ये कवि साहब के लिए लिटरली टेलर मेड है। ही इज़ द पर्सन हु कैन डू दिस पार्ट, नोबडी एल्स एट दैट टाइम। तो मैंने कवि साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि कवि साहब ये ड्रामा है और 11 परफॉर्मेंसेस लाहौर में हैं और 4 परफॉर्मेंसेस दिल्ली में हैं। तो कहने लगा नहीं बाबा, मैं थिएटर नहीं कर सकता, तो बड़ा जालिम डायरेक्टर है, तो किस तरह 30 दिन में रिहर्सल में, यार इम्पॉसिबल। मैं ये सीरियल कर रहा हूँ और दूसरा फलाना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे टीवी सांस नहीं लेने दे रहा। मैंने कहा अब हैं कहाँ पे? और यार मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने तो मुलाकात करनी है आपसे। तो कहने लगा ठीक है, मैं आज नहीं कल नहीं परसों आऊँगा तेरे दफ्तर।
मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताइए आप हैं कहाँ। तो उन्होंने बताया कहाँ हैं, तो मैं उनके पास पहुँच गया। मैंने कहा आप ज़रा धीमे आराम से सोचें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है, प्लीज़ डू दिस फॉर मी। वो कहने लगा नहीं, मैंने ज़बरदस्ती उनको स्क्रिप्ट पकड़ा दिया। मैंने कहा चलें ना करें आप ड्रामा, आप कम से कम स्क्रिप्ट को पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं परसों आऊँगा तेरे दफ्तर। दूसरे रोज़ जब मैं अपने दफ्तर पहुँचा तो मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि पिछले 1 घंटे से कवि साहब आपके कमरे में बैठे हैं। अब मैं ऊपर आया तो कवि साहब सामने स्क्रिप्ट रखा हुआ बैठे हुए थे, यूँ करके मुझे देखा, मुझे कहते हैं तो फिर रिहर्सल कब शुरू करनी है। मैंने कहा आज करनी थी, अब आप आ गए हैं तो कल से शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा देखिए कवि साहब, मैंने एक इसका सलूशन सोचा है कि किस तरीके से हम इसकी रिहर्स कर सकते हैं इस प्ले को। उन्होंने कहा हाँ बता। मैंने कहा सुबह उठना आपका भी प्रॉब्लम नहीं है और सुबह उठना मेरा प्रॉब्लम भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिहर्सल 6 AM इन द मॉर्निंग टिल 11। 11 बजे तक कोई प्रोड्यूसर जो है वो शूटिंग नहीं करता, आप सुकून से उसके बाद जाके अपना टीवी कीजिए। तो माशाल्लाह वो प्ले हमने सुबह 6 से 11 बजे दोपहर तक उसको रिहर्स किया। और माशाल्लाह प्ले को जब हमारी ओपनिंग थी दिल्ली में, जब पहला हमारा परफॉर्मेंस हुआ तो तकरीबन 9 मिनट 10 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली, और वो स्टैंडिंग ओवेशन कवि साहब के लिए थी। I don't know what I can say about this wonderful man, जिनके चेहरे पर कभी मैंने शायद गुस्सा नहीं देखा। साबिर थे, बहुत सारे दुख अपने अंदर ही छुपाए रखते थे किसी से। वो कई दफ़ा कभी कभी मेरे साथ थोड़ा सा या समीना के साथ थोड़ा सा खुल के बात करते थे। उनका एक और जो अंदाज़ था वो बड़े तरीके से किसी ना किसी चीज़ में मज़ा पैदा कर लेते थे। भट्ट साहब याद है आपको? हैं, आपने तो एक ज़िंदगी का मेजर हिस्सा गुजारा है कवि साहब से। भट्ट साहब से मेरी मुलाकात भी पहली दफ़ा कवि साहब की प्रोडक्शन के दौरान हुई थी। हैं, एक स्क्रिप्ट था बड़ा उम्दा। कवि साहब उस ज़माने में लाहौर के अंदर सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे फिल्मों के। 4-5 फिल्में जो थीं वो ऑन सेट थीं। तो मुझसे उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा उस्मान तो ये मैंने कास्ट करना है, ये स्क्रिप्ट है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो इतना उम्दा स्क्रिप्ट मैंने नहीं, वह इस किस्म की कहानी पहले बानो कुदसिया साहिबा का लिखा हुआ था। और मैंने कहा कवि साहब आप छोड़िए, डेटों को छोड़ें, सब डेटें आपकी, इसको जल्दी से मुकम्मल करें। तो वो हमने 27 दिन में वो फिल्म जो है वो कंप्लीट की थी। और उसमें कोई हीरो हीरोइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, कहानियों का वो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था। इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट फिल्म। उस किस्म की कहानी और उस किस्म का सब्जेक्ट जो है वो हिंदुस्तान में भी अभी तक अटैम्प्ट नहीं हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म थोड़ी सी कवि साहब ने उसकी रिलीज़ को डिले किया तो जनरल ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत आ गई। और जनरल साहब की हुकूमत में 4 फिल्में जो टोटली बैन हुई थी उनमें से एक ये फिल्म भी थी। एक गुनाह और सही था ना, एक सितम और सही, हाँ एक सितम और सही उसका नाम था। और वो उसका कैसेट हर वक्त कवि साहब के ब्रीफ केस है उसके अंदर पड़ा होता था। ही लव्ड दैट मूवी, ही लव्ड दैट, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट रिलीज दैट पिक्चर। एनीवेज, हम इधर कवि की मोहब्बत में उनके शहर आए हैं। आज शायद उनकी फील मुझे लग रही है यहाँ पे, वो कहीं होंगे इधर ही। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड and I will always miss him. I will always miss him because I have a lot of memories. और वो सारी मेमोरीज अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो नासिर साहब का मुख्तसर वाला मसला जो है वो थोड़ा सा गंभीर हो जाएगा। Anyways, thank you Peshawar, thank you for producing Kabir Khan. यहाँ हमारे दरमियान एक बहुत बड़े फनकार मौजूद हैं और मैं उनका भी नाम लूँगा, आप पहचान जाएंगे। वो जब परफॉर्म करते हैं आंखों से करते हैं, हाथों से करते हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज उनकी स्क्रीन पर छा जाते हैं। और ख़ास पर मुझे उनका डायलॉग डिलीवरी जब उसकी होती है जो
उनके मुकालमे में बोलने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस्तकबाल कीजिएगा आपकी भरपूर तालियों में राशिद महमूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पर्टिकुलरली आज की बात कर रहा हूँ। आज मैं अपने सीनियर मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मिंग आर्ट की जितनी भी असनाफ है उन सब पे सारी जिंदगी एक कमांड रखते हुए उन्होंने अपना टेनूर गुजारा है। आज उनकी उस जन्मभूमि पर मैं पेशावर के तमाम उन चेहरों को देख रहा हूं जो पिछली कई दिहाइयों से अबव 50 इयर्स जिनसे मेरी शनासाई है, हमारा साथ है। हम एक दूसरे से बहुत कम मिले, कभी कामों में इत्तेफाक हुआ उनसे मिलने का, लेकिन वो जो एक कम्युनिकेटिव पिप्स थी वो फ्रीक्वेंसी आज भी वही है जो आज से 5 दिहाइयों पहले भी थी। मेरी मोहम्मद कवी खान साहब से शनासाई को 55 बरस पहले से है। कैरेक्टर रोल करता हूँ, कभी दिल दिमाग में, स्कूल भी मेरा वही, इसी तरह कुछ और नाम है। आपके शहर में वो पैदा हुए, यहाँ से उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनकी सारी जिंदगी हमारे साथ गुजरी है। हमने इस परफॉर्मिंग आर्ट के जितने असरार और रुमूस हैं इन्हीं लोगों से सीखे हैं। बहुत मिस करते हैं हम उनको। मैं आखिरी दम तक उनसे कहता कि बाबा क्यों आप ये 24 घंटे फिक्के फिक्के पार्ट भी जो कराची के ये जो चैनलों की भीड़ में आप उनमें भी दिखते हो, डोंट डू इट। तो कहते थे मैं ये एनर्जी एक्टिव हूँ राशिद, नहीं ये नहीं होगा तो मैं रह नहीं पाऊंगा। बिल्कुल ठीक था। गए यहाँ से कनाडा गए, कुछ तबीयत खराब थी और वो एक टेनोर, इतनी देर वो कभी बाहर एब्रॉड जाके कामों में जाते थे, लेकिन अपने बच्चों के पास इतने दिन वो कभी भी नहीं रहे, इस बीमारी में रहे और फिर वहीं के वहीं रह गए। एक शेर है कि बिछड़े लोगों की याद आती है जब अकेले सफर नहीं होता। क्या कहूं उनके काम के बारे में, सारी दुनिया शनासा है। एक स्कूल है और फिर चूंकि इख्तिसार का भी कहा गया है, मैंने बहुत सारा काम किया और रेडियो, स्टेज, टेलीविजन, फिल्म, मेरी उनसे बड़ी बेतकल्लुफी थी। ये सब शनासा है। हम अकेले बैठते थे तो हम इस आलम पीरी में भी बिल्कुल लड़के होते थे। हमारी गुफ्तगू वो सारी होती थी जो शायद हम और जगहों पे नहीं कर पाते थे। बहुत कुछ सीखा उनसे। अभी खलीलुर रहमान कमर साहब ने जो एक इंडिकेट की है एक बात, मैं अपने अहबाब से मुल्तमिस हूँ। इस मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, घुसपैठियों का मुल्क है। 75 बरस में यहाँ सर्वाइवल गिमिक्स करने वाले लोग जो हैं वो रहे कि हम कैसे अपना टेनोर गुजारेंगे। हमारी शनाख्त, हमारी ज़मीन, हमारी जन्मभूमि, हमारी रहतल, हमारा कल्चर, हमारी अक़दार, ये है। इससे डिनाइल करके आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो सो अपनी ज़मीन से जुड़ के रहिए। आपकी जितनी स्किल है, सारी दुनिया से डिग्रियां, सारी दुनिया में काम करके आइए, लेकिन आपकी स्किल आपकी अपनी ज़मीन के लिए होनी चाहिए। ये खलीलुर रहमान बैठा हुआ है, मेरी ज़िंदगी के में सबसे ज़्यादा इनके भी मैं करीब हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोगों की डिमांड आई है काम के लिए। इस बंदे ने कहा था यहाँ पाकिस्तान में आ जाइए, यहाँ आइए, मैं आपके वहाँ नहीं आ। तो आपकी शनाख्त अपनी ज़मीन है, आपकी
टोटल कंट्रीब्यूशन जो है आपकी ज़मीन के लिए होनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के बाद 2 और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, उनमें से एक आगा तालिब साहब का है और दूसरा मोहम्मद कवी खान साहब का। आप सब अहबाब जो यहाँ इस वक्त तो सब है, अपने एक दोस्त का अनीस साहब का एक शेर है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि ज़िंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, तादमे मर्ग हमारा ये सफर बाकी है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कि रास्ते रिस्क के कुशादा के बहुत हैं नासिर, रास्ते रिस्क के कुशादा के बहुत है नासिर, कोई इस शहर पेशावर से जुदा कैसे हो, कोई इस शहर पेशावर। और शुक्रिया, इतनी दूर दूर से आर्टिस्ट आए हुए हैं अपने दोस्त की मोहब्बत में, इस पेशावर की मोहब्बत में, फ़न की मोहब्बत में। हर एक के लिए दिल करता है कि एक लंबे चौड़े तारीफ़ के बाद उनको दावत दूं, मगर क्योंकि शो को चलना है और जल्दी जल्दी चलना है, आपकी भरपूर तालियों में ज़बरदस्त इस्तकबाल कीजिएगा अंजम हबीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत से उस्ताज़ इकराम बहुत कुछ कह गए, उनकी आदात के बारे में, उनके शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहा लोगों ने, दोस्तों ने। मुझ में सिर्फ थोड़ी सी मुनफरद ये चीज़ है कि जो आखिरी अयाम थे उनके कवि साहब के, वो मैंने उनके साथ गुजारे। ये तकरीबन 2-2.5 माह का अरसा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनका अभी सीरियल, आखिरी सीरियल चल रहा था मेरी शहज़ादी। इसमें एक शर्फू का रोल था उनके साथ, और वो मैंने इसी लालच में किया था, वरना शायद मैं इनकार कर देता कि रोल कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि कवि साहब के साथ था और उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत करने के मौके थे बहुत सारे, ये सोचते हुए मैंने वो एक्सेप्ट किया और मैं तकरीबन 2-2.5 माह उनके साथ रहा। और होता यही था कि जब हम मेकअप रूम में बैठे रहते थे, जब हमारी सीन की बारी आती थी तो हम जाते थे, लेकिन जिस वक्त हम आपस में बैठे होते थे उनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला, बहुत कुछ सुनने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत नफीस आदमी थे, सभी ये कहे हैं, सभी ये जानते हैं, बहुत नफीस आदमी थे, बहुत अच्छी धीमी गुफ्तगू करते थे। मेरे लिए तो वो, क्योंकि ताज़ा दोस्ती हुई थी उनके साथ, इससे पहले एक ही बार शायद उनके साथ काम करने का मौका मिला, जब एक रावलपिंडी से सीरियल चला था, एक कंपटीशन का प्ले था, मैं आप पे रांझा हुई, तो उसमें उनसे एक छोटे से रोल से मैं उनसे इतनी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इस मुलाकात में उनको उनके साथ बात करने का, उनके साथ बैठने का इतना मौका मिला। आप तो सभी जानते हैं कि छोटा सा सफ़र करें किसी के साथ, कोई लाहौर से साहिवाल तक भी, तो उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है आदमी से, तो वो अपनी बहुत सारी यादें, अपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ के चले गए। जो कुछ मेरे जहन में है, कुछ मैंने सामने अपना वो लगा लेता था मोबाइल और बैठे बातें करते रहते थे, अच्छा सर फिर क्या हुआ, अच्छा सर फिर बताइए फिर क्या हुआ, तो बहुत सारी बातें क्या करते। एक बात मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जो, और मेरे उनके बहुत सारे वो बॉक्स थे जो होते हैं, जिसको फिल्में कहते हैं, या डब्बे होते थे गोल से रखे हुए, वो मेरे घर में पड़े रहते थे। तो मेरी वाइफ बाज़ औक़ात बहुत तंग होती थी, कहती थी ये इनको छोड़ें, आप दफ़ा करें, इनको ज़ाया करें, क्या करते रहते हैं। मैं कहता था पड़े रहते तो मैं क्या कहते हैं ये डब्बे। एक दिन मैंने गुस्से में आके ये कह दिया, अच्छा भाई चुका दो, किसी कबाड़ियों को दे दो, तो मैंने उनको कह दिया। वही हुआ, मैं एक टीवी स्टेशन से अपने रिकॉर्डिंग छोड़ के वापस आया तो पता चला कि उन्होंने वाकई वो सब डब्बे किसी कबाड़िए के हवाले कर दिए। तो बहुत सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे साथ शेयर की हुई हैं बातें, और कुछ मेरी रिकॉर्ड में बस रखी हुई हैं, मैंने भेजा भी था खालिद भाई को, मैं अगर चला सकें तो रोज़ चलाइए। तो मैंने यही फ़ायदा उठाया कि उनसे बातें सुनता था, सीखता था। वैसे तो माशाल्लाह 67 में जब उनकी शादी हो रही थी तो मेरे पड़ोस में एक दोस्त रहता था, हम भी खैर छोटे थे उस वक़्त, तो उनकी शादी के कार्ड बांट रहा था। तो लाखों में 3 उन दोनों प्रोग्राम चलते थे, घरों घरों टीवी तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन हम लोगों के घर में जाके वो देखते थे। और मैं समझता हूँ कि उसी वक्त से लेकर
और आज आखिरी सील तक वो मेरे साथ थे और मेरे साथ रहेंगे। मैं जहाँ पर बहुत सारे अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को सुबह सूरह यासीन बख्शता हूँ, अब सबसे आखिरी नाम जो है वो कवी खान साहब का है। मैं इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उनको ज़िशूरत यासीन सुबह बख्शता रहूँगा। मेरा ख्याल है कबीर खान साहब के दोस्तों की तरफ जाते हैं। यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं उनके एक बहुत करीबी दोस्त जो उनकी मोहब्बत में लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको चंद लम्हों के लिए स्टेज पर बुलाऊं। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस्तकबाल कीजिएगा जनाब मोहम्मद आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हालिया ने पेशावर। आई एम अ कंज्यूमर ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट। मैं एक्टर नहीं हूँ, मगर मुझे पिछले 15 साल से कवी खान साहब के साथ जब वो लाहौर होते थे तकरीबन रोज़ाना मिलने का मौका मिला। तो हमने उनकी बातें सुनी, उनको करीब से देखा। एक्चुअली होता यह है कि हमारे जैसे जो लोग होते हैं जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं, एक्टरों को देखते हैं, जैसे हम उनको देखते हैं तो लपक के उनकी तरफ भागते हैं कि जी वो एक लम्हा ऐसा होता है, वो तो हमारे साथ तस्वीर खिंचाएँ या ऑटोग्राफ दें। वी गेज देम एज़ वेल कि वो हमारे साथ उस लम्हे क्या करते हैं, उसके बाद हम उसी को लेके आगे चलते हैं कि वो लम्हा। तो कबीर खान ही वॉज नेवर गेटिंग टायर्ड। किसी की शादी में गए हैं और कोई उनसे तस्वीरें ज़ाहिर है खिंचा रहे हैं अभी भी माशाल्लाह सब लोगों के साथ, वो जो आ रहे होते उनसे पहले उठ के खड़े हो जाते थे कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचा लूँ। वेरी काइंड। उनको नौजवान फनकार बुलाते थे, उनकी कोई इनॉग्रेशन गलत नाम से भी बुलाते चल जाते थे, कभी जिक्र नहीं करते थे। अगेन मुझे कहते हुए अजीब लगता है, आई एम नॉट अ सुपर फिट। सुबह एक सेब लेके आते थे, घंटों जेब में रखते थे और कहते थे घर जाके खाऊंगा। दैट्स वाई ही वाज सुपर फिट एंड स्मार्ट। बाकी ही वाज अ ग्रेट गाय, बिग लॉस टू अस। मैंने तो आखिरी ज़िंदगी देखी, आप लोगों ने बहुत कुछ देखा। लकी यू गाइज आर, थैंक यू वेरी मच। एक ऐसे दोस्त को बुलाने जा रहा हूँ जो स्टेज के हवाले से, टेलीविज़न के हर हवाले से, और उनकी आवाज़ में भी एक बहुत ज़बरदस्त बात, आप उसको मैं नाम लूँगा, पेशावर ही का उनका आगाज़ है, यहीं से उनके फ़न का आगाज़ किया और उसके बाद वो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यहाँ से कराची तक छा गए। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। कबीर खान साहब के साथ बहुत काम किया, पाकिस्तान टेलीविज़न से बहुत काम किया, पेशावर मरकज़ से और बाकी मराकज़ से भी। जनाब बातिन फारूकी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात। मेरा पहला जो ड्रामा जिससे मुझे शनाख्त मिली वो नौरीना था। तो नौरीना की खूबसूरती ये थी कि उसमें कबीर खान साहब थे और मतलब पहला सीरियल था उनका। तो हमें खुशी थी कि भाई हमें भी अब लोग देख लेंगे। वैसे तो हम ड्रामे करते थे लेकिन हमारी शनाख्त नहीं होती थी जब तक कोई बड़ा फनकार ना हो। उससे पहले हमने करोबी ड्रामा किया उस्मान पीराजा साहब के साथ, बहुत कुछ सीखा इनसे। जब कबीर खान साहब आए, वो तो एक ब्रांड है, आखिरी आदमी, तो सलाम दुआ के अलावा कोई बात नहीं होती थी। लेकिन जब भी यहाँ से हम आउटडोर के लिए जाते थे तो जब स्कूल आता था, गवर्नमेंट स्कूल जहाँ वो पढ़ते थे, 10 दफ़ा गुजरे, 20 दफ़ा गुजरे, उन्होंने हमेशा कहा ये मेरा स्कूल है, मैंने यहाँ पर तालीम हासिल की है। वो अपने स्कूल का जिक्र हर दफ़ा करते थे जैसे हर बच्चा करता है, और कभी नहीं भूले उस रास्ते से। हमारा वो ड्रामा खैर ख़त्म हो गया। अगला ड्रामा शाखसार हम कर रहे हैं, उसमें वो वालिद का रोल कर रहे हैं। लाहौर से आते पिंडी से मैं अपनी छोटी गाड़ी में कभी एबटाबाद, कभी पेशावर, या पेशावर से उनको ले जाता। हमारी बड़ी दोस्ती हो गई। मैंने उनसे पूछा, खान साहब पिछली सीरियल में तो हमारी सलाम दुआ के अलावा बात नहीं हुई और अब हम बहुत अच्छे दोस्त। कहते भाई मेरी आदत है कि मैं, कोई मुझसे एक बात करना चाहता है तो मुझसे एक करता हूँ, कोई 2 करना चाहता है तो मैं 2 करना चाहता हूँ। तुम चूंकि मुझसे करना नहीं चाहते थे, रोल तुम्हारा हिट हो गया था, सरिया तुम में आ गया था, तो इसलिए मैंने कहा नहीं सर, मैं सरिया की वजह से नहीं, मैं तो डर की वजह से आपसे बात नहीं करता था, अदब की वजह से, और एक आप हमारे जहन में इतने हैं तो मैं तो उस वजह से आपसे बात नहीं करता था कि मुझसे कोई ऐसी बात ना निकल जाए। अच्छा वाकई? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा फिर तुम मेरे दोस्त हो, दोस्ती होगी। तो कहते हैं मैं किसी के साथ फ्रैंक नहीं होता,
जो मेरी बात को हजम करना जानता हो मैं उससे बातें करता हूं, जो मेरी बातें हजम नहीं करता मैं उससे बात नहीं करता। अब मैं उनकी एक दो चार बातें, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट तो मतलब सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, एक दो बातें उन्होंने मुझे बताई। हमारे दोस्त सारे यहाँ बैठे हुए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहे कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग होते थे, ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर जिनसे आर्टिस्ट पैसे मांगते हुए भी डरता है, जिनसे आर्टिस्ट पैसे मांगते हुए भी डरता है कि मेरे पैसे मुझे दे दो, ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं लाहौर में। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं शूटिंग करके घर आ जाता था, मैंने कभी पैसे मांगे नहीं। मैं सोचता था कि अगर मेरे हलाल के पैसे हैं तो मुझे घर पर मिलेंगे, कहते हैं, और मुझे हमेशा घर पर आकर उन लोगों ने पैसे दिए। बहरहाल अल्लाह पाक उनका वो जहान अच्छा करे। मैं पेशावर टीवी के एक आर्टिस्ट होने के नाते से हमारे जो खालिद भट्ट साहब, आदिल साहब, खलील कमर साहब, अंजुमा बीबी और राशिद महमूद और कामरान रुश्दी साहब, आम तमाम हजरात का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खालिद खटक साहब और इश्तियाक सिस्तानी जो ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट की ये वो तकरीब, इससे और ज़्यादा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए तो मोहम्मद कवी खान की मोहब्बत में हैं, लेकिन इस मोहब्बत से हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई और हमारी मोहब्बत में भी इजाफा हुआ है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। मेरे बहुत अच्छे टेलीविज़न के फ़नकार यहाँ मौजूद हैं कि ड्रामे आपके जहन में नाम के साथ ही रोशन हो जाएंगे। इस्तकबाल भरपूर चाहिए मुझे अपने इस दोस्त का जो कवी खान की मोहब्बत में लाहौर से चलकर आए हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब खालिद भट्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ, तू मेरे काम को आसान बना देता है। बड़े सग़ीर के नाकाबिल तस्खीर फ़नकारों, अदीबों, शोराए कराम और खिलाड़ियों के शहर पेशावर के बासियों को मेरा सलाम अक़ीदत और मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट वालों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने मेंटोर, अपने बाप, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने साथी, अपने गाइड मोहम्मद कवी खान साहब के लिए यहाँ हाजिर हो सकूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कवी खान, यूँ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम आखिरी लोग हैं जिन्होंने वो चीज़ें देखी हैं जो हमारी अगली नस्ल ने कभी ज़िंदगी में नहीं देखनी। हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमने जो कुछ देखा वो अपनी अगली जनरेशन तक पहुँचाएँ। मोहम्मद कवी खान का जो फ़न है उसके बारे में कुछ कहना तो मैं इस लायक नहीं हूँ। वो किसी काबिल थे तो आज हम सब उनके रेफरेंस में यहाँ मौजूद है। मैं आपकी उनकी वो बातें आप तक पहुँचाऊँगा जो सिर्फ उनके साथ रहने वालों को पता है, जो उनकी आदात और सकनात वगैरह के बारे में हैं। मोहम्मद कवी खान यूँ तो धान पान से दुबले पतले थे, लेकिन फ़न में इतने कवी थे कि बड़े बड़े पहलवाना ने फ़न उनको ज़िंदगी भर चित न कर सके। वो अदाकारों के कायदे आज़म थे। उनके फ़न पर गुफ्तगू करने के लिए तो उस्मान पीरज़ादा साहब, राशिद महमूद साहब और जनाब खलीलुर्रहमान कमर साहब अपने अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करके आप तक अपने ख़यालात पहुंचा चुके हैं। मैं तो उस मोहम्मद कवी खान को जानता हूं जो अदाकारी से हटकर एक बाप, एक शौहर, एक दोस्त, एक मेहरबान, एक दर्दमंद और एक बेज़रर इंसान था। कवि साहब ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर से काम शुरू किया, फिर लाहौर चले गए। वहाँ रेडियो और थिएटर सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार थे। 26 नवंबर 1964 को पीटीवी का आगाज़ हुआ तो पहले ड्रामे के हीरो थे। कंवल नसीर साहिबा हीरोइन थी। तो तकरीबन 70 साल वो काम करते रहे हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मैं मोहम्मद कवी खान के अहद में ज़िंदगी गुजार के आया हूँ।
जब तक दुनिया में अदाकारी कायम रहेगी, पेशावर के 3 फनकार हमेशा ज़िंदा रहेंगे, यूसुफ खान दिलीप कुमार, फिरदौस जमाल और मोहम्मद कबीर खान। खालिद शरीफ साहब का यूं तो बड़ा दीवान है, लेकिन एक शेर का कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। दोस्तों, यहाँ मेरे पेशावर के बहुत से दोस्त मौजूद हैं, प्रोड्यूसर्स, फनकार, राइटर, बहुत यानी अदरवाइज़ बहुत से लोग, खालिद अयूब साहब, ज़ुबैर इलाही साहब, बहुत से लोग। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इनको सबको बुलाता, लेकिन थोड़ा मुझे पता है कि आने जाने में वक्त सर्फ होगा। मेरी ये ख्वाहिश है तमाम दोस्तों से कि वो उर्दू में बात करें, पश्तो में करें, हिंदको में करें। मुझे पता है जितने दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, टोलो डक जरूर राउड़ी दी, वो मजबूरी था, टाइम हमसे जा रहा है बहुत तेज़ी से। मैं नाम लूँगा, दरख्वास्त करूँगा खालिद खटक से कि वो जाएँ और एक एक मिनट से सिर्फ अपने तासुरात। कौन जा? शम्स है, शम्स के पास है, ये शम्स माइक संभाल लें आप, और मेरा ख्याल है यहीं से शुरू करें। यहाँ देखें जो फर्स्ट रोड में, यहाँ अभी मुझे खालिद नज़र आ रहा है अपना एजाज मीर साहब, यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि तमाम जो हमारे मेहमान आए हैं लाहौर से, इनकी आमद का बहुत शुक्रिया, और ग्रीन स्काई, खालिद खटक, इश्तियाक सिस्तानी और इनकी टीम का शुक्रिया। इन्होंने इतनी बेहतरीन एक यादगार तकरीब मुनक्कद की है। मुसर्रफ ज़ुबैरी साहब का शुक्रिया। हमारे सीनियर से बड़े अरसे के बाद मुलाकात भी होगी इस बहाने। कवि साहब एक बहुत बड़ा नाम, हमारी इतनी औकात नहीं है, ना हमारा इतना फ़नी कद है कि हम उनके हवाले से कोई बात करें। बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और जो यहाँ हमारे सीनियर बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया जी। इस अगली नशिस्त पे ज़ुबैर इलाही साहब यहाँ मौजूद थे और उनकी तरफ चले जाएँ। ज़ुबैर इलाही साहब मौजूद हैं। आए हमारे लेजेंड्स, बहुत खुशी हुई इनके आने पर, और मुझे फ़ख्र है कि कवि खान साहब हमारे पेशावर का नाम है, हमारी इज़्ज़त है, हमारा फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। इनफैक्ट एक छोटी सी बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की जिस वक्त मेरी मुलाकात मोहम्मद कबीर खान मरहूम से हुई, और वो ये कि हमने जब वो पेशावर आ रहे थे तो हमने एक टी पार्टी का अहतमाम किया था। मैं मर्दान से आया तो कुछ लेट था, उनसे मेरी ये पहली मुलाकात थी, और वो भी जाने वाले थे, कुछ साथी जा भी चुके थे। लेकिन आप यकीन करें कि उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया और ऐसे मेरे पास बैठे रहे जैसे हम 20 साल से या सदियों से एक दूसरे को जानते हों। उस वक्त मुझे लगा कि कबीर खान साहब अंदर से भी कवि थे और बाहर से भी मोहम्मद कबीर खान इंतहाई ग्रेट इंसान थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। कबीर खान सर के बारे में मैं ये कहूँगी कि वो बहुत अच्छे अदाकार थे और उनके ड्रामे हम बहुत शौक़ से देखते थे। और अभी भी हमारे घर में मेरे बच्चे अभी भी उनका एक ड्रामा देख रहे हैं, दिल मोम का दिया। मेरे ख्याल में उसमें उस लड़की के बाप का कैरेक्टर किया था नीलम मुनीर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। थैंक यू। आज जिस ताज़ियती रेफरेंस में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, बहुत बड़े नाम के मालिक थे, बहुत बड़ी शख्सियत। लाहौर में जिस ज़माने काम करता था तो उनके साथ एक ड्रामे में इत्तेफाक हुआ, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है उस एक ड्रामे में कि मैं कंफ्यूज हो गया था उनके सामने जाते हुए। तो वो सीन रीटेक बार बार हो रहा था मुझे, उन्होंने फिर बचाए, देखें आप समझते हैं, आप समझे मैं कबीर खान नहीं हूँ, कोई भी हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बाप। वो समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट को और भी तौफीक दे, अल्लाह इनको कामयाब करे कि वो इस तरह के फंक्शन अरेंज करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों को, लाहौर से आए हुए जो दोस्त हैं, अदाकार हैं, और यहाँ पेशावर के जितने भी लोगों ने उनके ट्रिब्यूट को खूबसूरती देने के लिए यहाँ पर जो मौजूद है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पेशावर एक छोटा सा शहर था जिसको पुलों का शहर कहते थे और जो कि एक वॉल सिटी के नाम से मशहूर था। उस शहर से निकले हुए बहुत सारे परिंदे
जो बॉलीवुड पे और दोस्तों से लाहौर गुजारिश पे करूंगा तशरीफ और रखें बहुत सारे प्लीज फिल्म इंडस्ट्री कहीं मोती साहब ड्रामा तशरीफ की रखें। आड़ में उन्होंने अपना नाम कमाया और पाकिस्तान और खुसूसी तौर पर पेशावर का जो पुलों का शहर है इसके नाम रोशन किया। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। अल्लाह और उसकी मग़फ़िरत करे, आमीन। उस्ताद मोहतरम बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हमारे लाहौर से और मुल्क के दीगर शहरों से जो हमारे बहुत सीनियर फ़नकार और दोस्त तशरीफ़ लाए उन सबको खुशामदीद। मैं एक लाइन में बात करूँगा। तकरीबन 6-7 साल पहले तारिक अज़ीज़ साहब को हमने ज़हमत दी थी, वो तशरीफ़ लाए थे लाहौर से, तो मैंने उनको पेशावर सर्विसेज क्लब में ठहराया था। तो शाम को जब हम वापस आए रिकॉर्डिंग के बाद मेरे प्रोग्राम में, तो कोई 8 साढ़े 8 बजे थे जी। तो उनकी टेलीफोन की घंटी बजी तारिक अज़ीज़ साहब की, तो फ़ोन थोड़ा सा दूर था, तो मुझे कहते कि जमशेद ये फ़ोन मुझे पकड़ा दो। फ़ोन उसने नहीं देखा था, उसने कहा हाजरा होगी या कवि होंगे। तो जब हेलो किया तो कवि खान साहब थे। खैर उसने बातचीत उसके साथ कर ली, तो रब का तो थोड़ी देर जब गुजर गई तो मैंने कहा सर आपको कैसे पता था? तो कहते ये टाइम जो है ना, इस वक्त मुझे कवि साहब फ़ोन करते हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद अली खान आपका। शोबिस की दुनिया में आए हुए मुझे बहुत अरसा हुआ, मगर मेरा शोबिस, मेरा ड्रामा तब कंप्लीट हुआ जब मैंने कवि खान अंकल के साथ काम किया। और ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का एक मौजज़ा है जिस पे मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरी हमेशा हर दुआ में कवि अंकल हमेशा रहेंगे। और जब उनकी डेथ हुई तो मैं बहुत रोई थी, मगर ये है कि मेरी फीलिंग्स को देखने वाला कोई नहीं था, मगर ये है कि मैं लकी हूँ उनके साथ काम किया। थैंक यू। कवि साहब मेरे वालिद साहब के प्रोग्राम में आए थे पेशावर में 1982 में, जब उनके फ़न ड्रामा में एज ए शख्सियात, एज ए पर्सनैलिटी मेरे वालिद साहब को बुलाया गया था। तो कवि साहब उसमें आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जो ड्रामे का उतार चढ़ाव सीखा है तो वो इनसे सीखा, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी। तो आज कहते हैं मैं जो कुछ हूँ तो इनकी वजह से हूँ। तो कवि साहब की बहुत सी बातें हैं बाहर, क्या थैंक यू वेरी मच जो इतना मौका भी दिया। बहुत शुक्रिया। आयशा अब्बास साथी इफ़त जी बैठी हुई हैं। मैं ग्रीन स्काई की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने बड़े आर्टिस्ट के हवाले से बात करने का मौका मिला है। कवि खान के लिए मैं ये कहूँगी, मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो कवि खान के फ़न के हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो इतने बड़े फ़नकार हैं और मेरा मुंह इतना छोटा है, उनके फ़न के आगे उनका फ़न बहुत बड़ा है, मैं कुछ नहीं कह सकती। सिर्फ इतना कहूँगी कि रेडियो में उनके साथ फीचर कर चुकी हूँ, PTV में 2 ड्रामास किए हैं और अलहमरा में स्टेज पे एक ड्रामा किया है। लेकिन ही वॉज टू पोलाइट, काइंड हार्टेड, मुहज़्ज़ब, मुखलिस और आराम से बोलने वाले। मैं बहुत मुतासिर थी उनसे। आखिर में एक शेर कहूँगी कि आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौरस्ता उस घर की निगहबानी करे। जनाब कामरान रफ़ीक से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात के इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक फरमाया है, जिनमें से एक खूबसूरत और बेहतरीन इंसान मोहम्मद कवी ख़ान साहब की एज़ाज़ में जो तकरीब है, मैं समझता हूँ कि उसमें बोलना, उसमें यहाँ मौजूद होना, एज ए राइटर खलील रहमान कमर साहब बैठे हैं, उनकी इजाज़त लेकर मैं यहाँ मौजूद हूँ, बात करने के लिए आया। मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। मुख्तसर अल्फाज के लिए कहा गया क्योंकि अब तो तकरीब का इख्तिताम है, तो मैं खलील रहमान कमर साहब की इजाज़त से अपना एक शेर जो है वो कवी खान साहब की नज़र करता हूँ। यूँ तेरी मुस्कुराहटों से रिश्ता जोड़ लिया मैंने, यूँ तेरी मुस्कुराहटों से रिश्ता जोड़ लिया मैंने, मैं बहुत याद आऊँगा तुम जब भी मुस्कुराओ। क्या बात है, क्या बहुत बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मेरे बहुत ही अच्छे फ़नकार दोस्तों, शुराओ, उदवा यहाँ मौजूद हैं, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे से मौजूद हर वो शख्स जो मोहम्मद कवी ख़ान एक लीजेंडरी फ़नकार से मोहब्बत करता है, वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। मैं ग्रीन
ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट के तमाम दोस्तों की तरफ से, खुसूसन यहाँ तमाम इंतज़ामात को देखने वाले नामवर फ़नकार खालिद खटक साहब, मुसरत हुसैन ज़ुबैरी साहब, जो या उनके साथ और बहुत से दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं, महफूज सिद्दीकी साहब और कई एक दोस्त यहाँ मौजूद हैं, आसिफ शहजाद जो इंटरव्यू करते रहे हैं बाहर फ़नकारों को, सब दोस्तों ने अपना इसमें हिस्सा डाला। ये टीम वर्क था। मेरा ख्याल है कवी खान की आज की शाम भी हमारी तारीख का एक रोशन बाब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।